ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्शन, रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड बैलेंस रेवेन्यू के बारे में समझा था और उनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आगे अब चलते हैं, समझते हैं हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक फैक्ट्रीज के बारे में, प्रोप्राइटरशिप्स, ओनर्स के बेस्ड पर फैक्ट्री कितने टाइप्स की होती हैं, सिंगल ओनर वाले फैक्ट्रीज या शॉप्स को हम क्या कहते हैं, उसके सामने क्या लिखा रहता है, जिसमें 2 ओनर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 200 से अधिक ओनर हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी प्लेस जहां पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है उसे हम फैक्ट्री कहते हैं, है ना। प्लेस जहां पर क्या होता हो, प्रोडक्शन, उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री कहते हैं। कंपनी किसे कहेंगे? कंपनी, कंपनी किसे कहते हैं? यस, कंपनी किसे, कंपनी, कंपनी हम उसे कहते हैं जो फैक्ट्री में बने किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, मैनेजिंग, रेट डिसाइड करना, इन सब चीजों को करता हो उसे हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी किसे कहेंगे? जो प्रोडक्ट का प्राइस, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब चीजों को देखता हो उसे हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, एक कंपनी के कई सारे फैक्ट्री हो सकते हैं, है ना। एक कंपनी के कई सारे फैक्ट्री हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर कंपनी है एक बड़ी सी, ठीक है, तो उस कंपनी के अंदर कई सारे फैक्ट्री आ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ एक कंपनी, और इसके अंदर वो सारे के सारे क्या है, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री। ठीक है, तो एक कंपनी के कई सारी फैक्ट्री हो सकती है। इतना क्लियर है? फैक्ट्री और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि ओनरशिप के बेस्ड पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। ठीक है, कंपनीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंपनीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप यानी मालिकाना हक के बेसिस पर, के आधार पर कंपनी को कितनी भाग में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है जिसमें एक ओनर हो, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर। ठीक है, सिंगल ओनर, कोई एक ही बंदा अगर क्या हो, ओनर हो, तो उस कंपनी के सामने लिखा रहता है प्रोपराइटर। क्या लिखा रहता है? प्रोपराइटर, प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर। अब जैसे किसी की सलून की दुकान हो, है ना, बाल काटने वाली सलून की दुकान हो, मान लो कि ये बंदा क्या है, ये है इस सलून का मालिक। ठीक है, इस सलून का मालिक है, मैं ले लेता हूँ, ये सलून है। ठीक है, सलून, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, डबल हो रहता है 300।
SALON, बस डबल ओ रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है शलोन, ओके जो भी है कंसेप्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। मान लो कि ये कौन है, ओनर है, ओनर, ठीक है। तो जब ये अपना दुकान खोलेगा और दुकान के सामने कोई भी नाम रखेगा, जैसे कि इसने नाम रख दिया अभय, अभय सलून वाला, है ना, या बार्बर, बार्बर, ठीक है। तो इसके सामने जो लगा रहेगा वो ऐसे लिखा रहेगा PRO डॉट, ठीक है, PRO डॉट। तो जैसे ही किसी कंपनी के सामने PRO डॉट लिखा रहता है, मतलब कि उस कंपनी, उस दुकान का मालिक कितना है, एक, ठीक है, उस कंपनी या दुकान का मालिक एक है। और उस प्रॉप का मतलब क्या होता है, प्रॉपराइटर, मालिक, समझ में आया? जब प्रोपराइटर हो या कोई कंपनी प्रोपराइटर हो या सिंगल ओनर हो, तो उस कंपनी को जरूरी नहीं है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर जा करके अपनी रजिस्ट्री कराए, है ना। MCA, मैं साइड दिखाता हूं कि कोई भी MCA कंपनी होती है तो उस कंपनी को MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना होता है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोपराइटरशिप है, सिंगल ओनर की कंपनी है, तो यू नीड नॉट टू रजिस्टर दी योर कंपनी ऑन दी MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पर। क्योंकि अगर तुम जैसे चाहते हो कि तुम्हारे नाम के बारे में या तुम्हारी पूरे प्रोसेस के बारे में कोई ना जाने, तो जरूरी नहीं है तुम जाके यहाँ पर रजिस्टर कराओ। जैसे ही तुम यहाँ रजिस्ट्री कराओगे, यहाँ पर तुम्हें अपने दुकान, अपने प्रोफेशन, तुम्हारे रियल नेम, हर एक चीज के बारे में तुम्हें यहाँ डिटेल भरना पड़ेगा, समझ में आया? ओके, कितना क्लियर है? क्या प्रोपराइटर या सिंगल ओनर कंपनी को MCA में रजिस्टर करना जरूरी है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक चीज याद रखना, नॉट नीडेड टू रजिस्टर ऑन, अबे ऊपर चलो, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि अगर इस कंपनी में जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, अगर ये बंदा मान लो कि साल का 5 लाख रुपए कमाता है, सारा का सारा खर्चा काट के इसको प्रॉफिट अगर 5 लाख का बच जाता है, ठीक है, तो इसको जो भी GST का स्लैब है, जैसे कि हमको पता है 0 से 2.5 लाख पर कोई भी इनकम टैक्स का स्लैब नहीं है, ठीक है, इनकम टैक्स का स्लैब नहीं है। लेकिन 5 लाख पर 5% का इनकम टैक्स का स्लैब है, तो इसे 5% का तो साल के अंत में टैक्स देना होगा। लेकिन क्योंकि ये सर्विस दे रहा है, तो सर्विस देने के हिसाब से इसे GST भी पेड करना होगा, बात समझ में आई? तो इसे GST भी पेड करना होगा कि एक महीने में इसका कितना प्रोडक्शन हुआ या कितना इसने कमाया, उसका क्या करो, GST पेड करना पड़ेगा। तो GST इसे सिंगल ओनर इसे ही पेड करना पड़ेगा, ठीक है, GST। और इनकम टैक्स लास्ट में, साल के अंत में, एनुअली, है ना, एनुअली होता है। और मैंने बताया था GST मंथली होता है, ठीक है, मंथली। इतना चीज क्लियर है? इसे अपना क्या बनवाना पड़ेगा GST या इनकम टैक्स के लिए, तो इसे पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एक पैन कार्ड पर ये अपना ये जो इनकम टैक्स भरेगा उस पे सारा डिटेल रहेगा। अगर कहीं कुछ होता है तो उसके उसी पैन कार्ड से पता चलेगा कि अच्छा इस कंपनी में इसने इस कंपनी से जो इनकम आया है उसके हिसाब से उसने कितना इनकम टैक्स भरा है। बात समझ में आई? अगर ये बंदा कुछ भी करता है, अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया या इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया, कुछ भी हुआ, तो सीधा अंदर कौन जाएगा? ये ओनर, ठीक है, ओनर। तो सिंगल ओनरशिप या प्रोपराइटर में सारी की सारी जिम्मेदारी ओनर की होती है। अगर कंपनी में कुछ लॉस होता है तो सारा का सारा लॉस किसे बेयर करना होगा? इस ओनर को।
प्रॉफिट होता है तो सारा सारा प्रॉफिट इसे मिलेगा, ठीक है। इसे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि मान लो इसने अपने यहाँ ये वर्कर भी रखा है, ये भी काम कर रही है, तो जो भी इनकम होगा उसमें से इसको सैलरी दे सकता है, ठीक है। बात समझ में आया इतना। प्रोपराइटर किसे कहते हैं? अगर सिंगल ओनर रहता है तो उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? प्रोपराइटर से, ठीक है, प्रोपराइटर से। आगे चले। अब हम समझते हैं, अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है, मिनिमम 2 या और मैक्सिमम 200 ये क्या है? ओनर है। तो ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या कहेंगे? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? PVT LTD, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने ओनर होंगे? कम से कम अगर कहूं तो 2, मिनिमम 2। एक ओनर रहेगा तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगा? वो प्रोपराइटर कहलाएगा, ठीक है, सिंगल ओनर प्रोपराइटर। लेकिन अगर कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने तक जा सकते हैं? 200 तक, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तीसरी होती है कि अगर किसी कंपनी में 200 से अधिक ओनर हो गए, यानी 200 से अधिक लोगों का पैसा लग गया। ओनर मतलब क्या? वो जो उस कंपनी में पैसा दे रहा हो, पैसा लगा रहा हो, समझा? ओनर क्या करता है? पैसा लगाता है, फिर जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को लेता है, यही ना करता है। हाँ, तो अगर कोई कंपनी है जिसमें मोर देन 200 ओनर्स हो, ऐसी कंपनी को हम लोग कहते हैं पब्लिक लिमिटेड। क्या कहते हैं? पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड। और इसके सामने ये लोग हमेशा पब्लिक लिमिटेड ना लिख करके सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, लिमिटेड, ठीक है, सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। इतना समझ में आया? तो क्या लिमिटेड में कोई लिमिट है कि कितने ओनर हो सकते हैं? नहीं, लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं है। 200 से अधिक हुआ तो हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। और अगर 200 से कम रहा और 2 से ज्यादा या 2 रहा तो क्या कहलाएगा? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 होगा, 1 से ज्यादा यानी 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। 200 से ज्यादा गया तो क्या वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रहेगी? नहीं, वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। अब ऐसी कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्री करना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? MCA में रजिस्टर होना, रजिस्ट्रेशन नीडेड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपनियों में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। अगर ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लिस्टेड नहीं रहेगी और इनका रेवेन्यू हजारों करोड़ों में होता है तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि जो कि देश में कितना पैसा आ रहा है, ये कंपनी कितना पैसा कमा के बाहर भेज रही है या ये कितना प्रोडक्शन कर रही है, गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। इसलिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं उनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना।
अब ये जो भी कंपनी होती है ना, इसमें कुछ पोस्ट दिए जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर एक होता है जिसे हम कहते हैं एमडी, ठीक है, एमडी अभी बताऊंगा सबका। उसके बाद आता है सीईओ, ठीक है, एमडी को लाल रहने दो, बाकी को नीला कर दो। सीईओ, ठीक है। उसके बाद आता है सीएफओ, ठीक है। फिर और आता है तो सीटीओ। अब ऐसा नहीं कि नीचे नीचे आते हैं, बट इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अभी समझ में आ जाएगा कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। और होता है सीएलओ, ठीक है, सीएलओ। जैसे एमडी को हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर। कभी कभी जो ओनर होते हैं कंपनी के, वो ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी जो कंपनी के ओनर होते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। ओनर्स मैनेजिंग डायरेक्टर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 95% टाइम देखा जाता है कि जो कंपनी के ओनर होते हैं या जो उनके घर वाले होते हैं उन्हें ही मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर रखा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक, अभी शेयर्स के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी यहाँ पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर। सीएफओ क्या होता है? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीटीओ क्या होता है? तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर। सीएलओ क्या होता है? तो चीफ लीगल ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर, ठीक है। अब देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है कि अपना जितना भी जो पावर है, मतलब कि सबसे ऊपर ये बैठा रहता है बॉस की तरह, देखता है कि हाँ कंपनी में कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में आ रही है, ठीक है। वो सिर्फ एक नजर रखता है। सारी की सारी जो सबसे जिम्मेदारी का काम होता है सीईओ का, ठीक है, सीईओ का। इसीलिए किसी बड़ी बड़ी कंपनी के हम सीईओ का नाम ज्यादा सुनते हैं। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, है ना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, समझे? तो हम सीईओ का नाम ज्यादा सुनते हैं, क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी का जो कारोबार रहता है वो सीईओ के ऊपर ही रहता है। कंपनी को किस तरीके से चलाना है, कंपनी को आगे आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में किस ग्रोथ पर ले जाना है, ठीक है, कंपनी में क्या नई स्ट्रेटजी बनानी है, इन सारी की सारी जिम्मेदारी सीईओ के कंधों पर होती है। तो सीईओ का जो पोस्ट है वो भी तो एमडी के नीचे आता है, मतलब कि एक कदम ही है, नहीं तो एमडी बन जाता है ना। हाँ, उसके बाद जितना भी पैसे से रिलेटेड, जैसे सीईओ ने कहा कि आज हमें कंपनी को 2022 चल रहा है, 2022 से 2025 के बीच में हमें जो है कि 1 ट्रिलियन की कंपनी बनानी है, ठीक है, 1 ट्रिलियन की। तो भाई ये कंपनी के लिए हमें पैसे चाहिए रहेगा, और उस पैसे कहाँ से आएंगे, उन सारी चीजों का लेखा जोखा कौन करता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। समझ में आ रहा है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, एमडी को कितना जाएगा, सीईओ के पास कितना जाएगा, लेबर्स के पास कितना जाएगा, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कितना पैसा रखा जाएगा कंपनी के लिए, इन सारी चीजों का प्लानिंग डिसीजन कौन करता है? सीएफओ। सीएफओ यानी पैसे के साथ कौन खेलता है? सीएफओ, ठीक है, सीएफओ। ओके, उसके बाद कोई भी अगर टेक्निकल ग्लिच आता है, जैसे कि आज के टाइम में हमको पता है कोई भी कंपनी रन करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैसा ट्रांसफर करना है तो भाई नेटवर्क, कंप्यूटर्स, और
एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके लिए हमारे जो पूरा का पूरा नेटवर्किंग टीम होता है, हाँ, कहाँ पर किस तरीके का एड दिखाना है, उन सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी रहती है? टेक्निकल ऑफिसर का। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर का। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट होता है, किसी दूसरे कंपनी ने कॉपीराइट का केस ठोक दिया या किसी ने कोई कंपनी के साथ गद्दारी कर दी, कुछ चोरी कर लिया, इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी केस रहेगा, चाहे वो हाई कोर्ट में गया हो या लोअर कोर्ट में हो, इन सब चीजों का सेटलमेंट कौन करता है? चीफ लीगल ऑफिसर। या कंपनी कोई काम करने जा रही है तो उसमें क्या लीगैलिटी टर्म्स हैं, कैसे उसको करेंगे तो हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेगी या गवर्नमेंट टैक्स में लायबिलिटी दे सकती है, छूट दे सकती है, इन सब चीजों की जानकारी कौन रखता है? चीफ लीगल ऑफिसर। एडवोकेट रहते हैं एक से एक बड़े बड़े, इसमें बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये जो सारा का सारा पोस्ट है ये हमें किसमें? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सारा का सारा पोस्ट प्रोप्राइटर में देखने को मिलेगा? नहीं, प्रोप्राइटर में तो जो सिंगल ओनर वही सब है, वही एमडी, वही सीईओ, वही सीएफओ, वही सीटीओ, वही सीएलओ। समझ में आ रहा है? वहां कुछ भी गड़बड़ होता है सारी की सारी जिम्मेदारी ओनर की। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कि कोई पैसा आया और कंपनी में किसी का पैसा का घपला हुआ, कौन पकड़ाएगा? सीएफओ। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई हाथ लगाने जाएगा? नहीं। ठीक है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच हुआ, कहीं पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना था बट पता चला वो तीसरे बैंक में चला गया, कौन पकड़ाएगा? सीटीओ। ठीक है, सीटीओ। तो इस तरीके से इस कंपनी में अलग अलग लेवल पर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लिए अलग अलग लोग बैठे हुए रहते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से आगे समझना। ठीक है, अब समझते हैं आगे। जैसे अब एक कंपनी रहती है, मान लो ये है कंपनी ए और एक दूसरी कंपनी है बी। ठीक है, अब जैसे ये कंपनी मैं लिखता हूं प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड है तो मैं लिमिटेड लिख देता हूं। ठीक है, लिमिटेड है, ए बी लिमिटेड है। ठीक है, अब जैसे ही ये कंपनी लिमिटेड है हो गई है, ठीक है, अभी समझाऊंगा लिमिटेड किस स्थिति में हो जाती है। ठीक है, कंडीशन तो समझ में आ गया कि अगर तुम्हें 200 से अधिक ओनर रखने हैं तो भाई वो कंपनी को लिमिटेड करना पड़ेगा, है ना? हाँ, और 200 से कम है तो प्राइवेट लिमिटेड होगा और एक है तो प्रोप्राइटर होगा। इतना क्लियर है? ये तीन छोटा सा कंसेप्ट। अब मान लो जैसे कंपनी बनी तो कंपनी को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंपनी को अपना खुद का क्या बनाना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, MOA, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। और इसी कंपनी को अपना एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तैयार करना पड़ता है। ठीक है, क्या तैयार करना पड़ता है? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करना पड़ता है कि जब कभी फ्यूचर में ये कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज होगी या उसके साथ मिलकर काम करेगी तो उसमें कौन सा सेक्शन दूसरे कंपनी को जाएगा। हालांकि ये जो MOU होता है वो मोस्टली जब पैचिंग होता है, दो कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं, ज्वाइंट वेंचर बनता है, तो उस वक्त जनरेट होता है। ठीक है, अब जैसे कोई कंपनी अकेले है कि जैसे पतंजलि अगर अकेले काम करना चाहती है तो क्या वो MOU बनाएगी? क्यों बनाएगी? जब तक उसको जरूरत नहीं है दूसरे के साथ कि कौन मेरा तेल बेचेगा, कौन मेरा शैम्पू बेचेगा, कौन मेरा जो कि च्यवनप्राश बेचेगा, अगर वो किसी और कंपनी को जिम्मेदारी देगी तब तो उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी कि हाँ अच्छा, अगर मेरा साल में 1 लाख का 1 लाख का क्या बेचा गया, मेरा च्यवनप्राश बेचा गया, तो भाई उसमें से कितना शेयर मुझे आएगा, मतलब कितना पैसा तुम मुझे दोगे, कितना खुद रखोगे। ये सब सारी चीजें लिखी कहीं ना कहीं तो लिखा रहना चाहिए ना। एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए कि नहीं बिल्ड होनी चाहिए? हाँ, तो उसी को कहते हैं हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
इतना चीज क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी थी, ए कंपनी थी, इस कंपनी ने जो है 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया एक साल में, रेवेन्यू। अब क्या मुझे ये समझाने की जरूरत है रेवेन्यू क्या होता है? क्या होता है रेवेन्यू? बरोबर, किसी चीज को बेच करके जो पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। मान लो कि ये जो कंपनी ए थी, ये क्या बनाती थी? ये सैंडल बनाती थी, ठीक है। कंपनी ए सैंडल बनाती थी और उसने एक साल में जो सैंडल बेचा उससे उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, यानी इसमें 200 से अधिक लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद इसके अंदर इसके एमडी रहेंगे। कौन कौन रहेगा? एमडी, सीईओ रहेगा कोई, सीईओ, सीएफओ, ठीक है, सीटीओ और सीएलओ, ठीक है। ऐसे सब बड़े बड़े पोस्ट रहेंगे। उसके बाद नीचे इनके काम करने वाले वर्कर्स रहेंगे, है ना। यहां मैं लिख देता हूं वर्कर्स, वर्कर्स, ठीक है। अब जैसे ही ये 100 करोड़ का रेवेन्यू कमाया तो इसमें से ये क्या करेगा? पहले सबको सैलरी देगा, है ना। सबको क्या आएगा? सैलरी। सैलरी मैं मान लेता हूं ये पूरा 20 करोड़ सैलरी में चला गया, ठीक है। 20 करोड़ किस में चला गया? सैलरी में, ठीक है, 20 करोड़ सैलरी में चला गया। उसके बाद इसमें बचा कितना? तो मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर दूं ऐसे, 20 करोड़ और यहां बच गया 80, ठीक है, 80। अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, मैनेजिंग डायरेक्टर आया और पूछा, कहा कि अच्छा बताओ नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कहीं कोई कंपनी एक्स्ट्रा ब्रांच खोलना है, कहीं खर्चा वर्चा है कुछ, तो इसका जिम्मेदारी किसके पास रहेगा? इसका फाइनेंस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास। तो आएगा, कहेगा हाँ सर हमें जो है कि एक और अपना ब्रांच खोलना है, हमारी बिक्री बहुत धड़ाधड़ हो रही है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई करने के लिए हमें एक ब्रांच खोलना है जिसमें 10 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, 10 करोड़। तो इसमें से ये 10 करोड़ रुपए फ्यूचर एक्सपेंस के लिए निकाल दिया जाएगा, फ्यूचर एक्सपेंस। अब इसमें कितना बच गया? 70 करोड़ रुपए बच गया है, 70 करोड़ रुपए बच गया है, ठीक है। अब जो 70 करोड़ बच गया है, इसके ऊपर से जो सारा का सारा जो रहेगा टैक्स, जीएसटी, वो सब कटेगा कुटेगा। मान लो कि इसमें टैक्स, जीएसटी वगैरह कट के 20 करोड़ रुपए उसमें चले गए, टैक्स और जीएसटी वगैरह देने में। मतलब टैक्स में, जीएसटी तो हर महीने भरा जाता है, टैक्स में चले गए 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ किस में चले गए? टैक्स में। कितना बच गया? 50 करोड़। अब ये जो 50 करोड़ पूरा का पूरा बच गया है, बताओ ये 50 करोड़ क्या एमडी के पास जाएगा? नहीं, ठीक है। ये जो 50 करोड़ बचा है, इस 50 करोड़ को हम लोग कहेंगे डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, है ना, डिविडेंड, शेष फल बचा है, शेष, है ना, डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड। अब ये 50 करोड़ रुपए है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इस कंपनी में जितने ओनर होंगे। क्या सीईओ को मिलेगा पैसा? सीईओ ओनर है? ये जो 50 करोड़ है, सीईओ क्या ओनर है? नहीं। सीएफओ ओनर है? नहीं। सीटीओ ओनर है? नहीं। सीएलओ ओनर है? नहीं। वर्कर ओनर है? नहीं। ये सारे के सारे लोग सैलरी पर काम करते हैं। इवन एमडी को भी सैलरी दिया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एमडी कई बार क्या होते हैं? यही ओनर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिमिटेड कंपनी है, तो क्या खाली एमडी अकेले ओनर होगा? लिमिटेड कंपनी है तो इसमें कितने कितने ओनर रहेंगे तो इसमें लिमिटेड कंपनी कहलाएगी? ये 200 से ज्यादा। तो जो भी 200 से ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, उन सब में इक्वल
डिवीजन होगा इस 50 करोड़ रुपए का। बात समझ में आई? 50, हाँ हाँ, सैलरी प्लस उसका डिविडेंड, ठीक है, सैलरी प्लस उसका डिविडेंड, और बाकी के बाकी जो ओनर होंगे, जो पैसा लगाए होंगे, उन सबको क्या जाएगा? डिविडेंड। समझ में आया? ओके। तो जब ये लोग डिविडेंड ले रहे होंगे तो यानी इनिशियल में इस कंपनी में कुछ पैसा लगाए होंगे, ठीक है, और जब पैसा लगाए होंगे तो उनको कोई ना कोई एक प्रूफ मिला होगा ना कि अच्छा हाँ तुम पैसा लगा रहे हो इतना, इसके बदले में मैं तुम्हें कोई चीज, जैसे कि हम लोग एफडी करवाने जाते हैं, एफडी हमने 1 लाख का करवाया एफडी, तो 1 लाख के बदले हमें वो कागज देता है ना, एक कागज दे देता है, उस पर लिखा रहता है 1 लाख का एफडी इतने साल के लिए इतने % रेट पर, बरोबर, और फिर हम जाके वो जब कागज बैंक में देते हैं तो हमें पैसा क्रेडिट हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही जब एक कंपनी बन रही होगी, ठीक है, मतलब कंपनी बनी थी और जब लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही होगी, तब इस कंपनी को जरूरत रहे होगी कुछ पैसों की। जैसे मान लो सिंपल से यहाँ कंसेप्ट देखो, जैसे पहले कंपनी प्राइवेट रही होगी, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फिर इसका मांग बढ़ा, अब इसने सोचा कि मुझे ना 200 करोड़ का जरूरत है, 200 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, और इस कंपनी के पास ऑलरेडी 100 करोड़ रुपया था, 100 करोड़ रुपया था, तो इसे 100 करोड़ और एक्स्ट्रा चाहिए रहे होंगे, ठीक है, तो इसने कहा कि अब एक्स्ट्रा पैसे के लिए मुझे और लोगों को इंक्लूड करना होगा, यानी इसके अंदर जब ये प्राइवेट लिमिटेड था तो 200 से कम क्या रहे होंगे? ओनर रहे होंगे, 200 से कम ओनर रहे होंगे, ठीक है, 200 से कम ओनर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इसने कहा कि मुझे और पैसा चाहिए, तो इसे अपनी कंपनी को एक्सपांड करना पड़ा और इसके ओनरशिप में बढ़ोतरी करनी पड़ी, यानी कहा इसने कि मैं कुछ अपने कंपनी का ना जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स, जैसे मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं कितने लोगों से, जैसे 100 करोड़ है, 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ मैं चाहूं तो 4 लोगों से ले लूं 25-25 करोड़, ठीक है, 4 लोगों से 25-25 करोड़ ले लूं। लेकिन जब 4 लोगों से लूंगा 25-25 करोड़, तो चारों इस कंपनी में आकर के अपनी टांग अड़ाएंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने 25 करोड़ दिया है। 25 करोड़ का मतलब 1/4 पार्ट इनका है, 1/4 शेयर, 25% शेयर इनके पास है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्या करेगा कि ये ना 100 करोड़ मुझे लेना है, तो मैं ये 4 लोगों से नहीं, एक काम करता हूं 4000 लोगों से ले लेता हूं, ठीक है। जब 4000 लोगों से ले लेगा तो यानी सब लोग कुछ छोटे अमाउंट में पैसा पे करेंगे, है ना, छोटे अमाउंट में पैसा पे करेंगे, कोई 1 लाख दे देगा, मतलब कि जो भी देगा इक्वल ही अमाउंट में पैसा देंगे सब लोग। 4000 होंगे तो चारों हजारों में जब 100 करोड़ को डिवाइड किया जाएगा तो जितना भी आएगा वो इक्वल अमाउंट सब पैसा देंगे। लेकिन ऐसे में क्या हो जाएगा कि जब ओनर बहुत अधिक हो जाएंगे, लोगों के पास बहुत कम अमाउंट का शेयर जाएगा, यानी किसी के पास 1% या हो सकता है 2% या 3%, ऐसे में शेयर जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि कोई भी कंपनी में आकर के कोई हंगामा खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी का रूल क्या होता है कि जब तक तुम्हारे पास किसी कंपनी का 10% शेयर नहीं है, तब तक तुम जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, उसमें बैठ नहीं सकते हो, कंपनी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। समझ में आया? तब इसने क्या कर दिया, 100 करोड़ के लिए इसने शेयर लाया, अपनी इस 100 करोड़ को डिवाइड कर दिया। मान लो कि 400 रुपया इसको लेना है, 400 रुपया लेना है, ठीक है, एक आदमी से 400 रुपया लेना है, तो कितने लाखों लोगों से पैसा लेगा, ठीक है। और यही पैसा कैसे लिया जाएगा? शेयर्स के थ्रू में। जब लोग पैसा देंगे तो उनके पास क्या रहेगा? शेयर रहेगा, ठीक है, शेयर रहेगा। अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि शेयर कैसे आएगा, अभी जस्ट एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि पैसा कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये पैसा कैसे आएगा, तो 100 करोड़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, लाखों लोग आ जाएंगे, उसके शेयर्स ले लेंगे, उन्हें कागज, अब तो डीमैट हो गया है, मतलब कि ऑनलाइन हो गया है, तो एप्लीकेशन में उन्हें एक अकाउंट ऐसे जनरेट हो जाएगा कि हाँ आपके पास इस कंपनी का इतना शेयर आ गया है, आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और जब एक कंपनी को, मैंने बताया यहाँ पर कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ,
50 करोड़ का, और ये 50 करोड़ उन सब लोगों में डिवाइड होगा और सबके पास पैसा पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा। समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा कि तुम्हें कंपनी में सैलरी पर काम करना पसंद है या शेयर्स लेना पसंद है? शेयर्स, क्योंकि शेयर्स में तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार पैसा लगा दिया, कंपनी को जितना प्रॉफिट होता रहेगा उतना तुम्हें शेयर्स, जितना भी तुम्हारा शेयर रहेगा उसके हिसाब से पैसा आते रहेगा। लेकिन अगर सैलरी पर काम करना है तो सैलरी में तुम्हें काम भी करना होगा, गाली भी सुनना होगा एक टाइम पीरियड बना रहेगा और उसमें तुम्हें शेयर कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी क्या होता है, ये जो सीईओ होते हैं या सीएफओ होते हैं, ये लोग सैलरी के बदले कहते हैं हमें सैलरी कम दो, हमें इस कंपनी का क्या दे दो, थोड़ा सा शेयर दे दो। हाँ, ठीक है। तो वो लोग क्या ले लेते हैं, वो शेयर लेते हैं। तो शेयर में ज्यादा फायदा होता है। इतना क्लियर है क्या? पहले ये बात समझ में आई? अच्छा, अब शेयर में किस तरीके से और फायदा होता है इसको समझते हैं। जैसे अडानी का नाम सुना है? किसने नहीं सुना होगा? ठीक है, अडानी लॉकडाउन से पहले किसी ने नहीं सुना था। ठीक है, जैसे अडानी अडानी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करती है, जैसे पोर्ट बनाती है, ठीक है, पोर्ट बनाती है, ऑयल निकालती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये एक तो सी पोर्ट हो गया और एक एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट, ठीक है, ये सब बनाती है। तो भाई सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इन सब के कंस्ट्रक्शन में कई सारी चीजें लगती हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, ये सारी की सारी चीजें लगेंगी कि नहीं कंस्ट्रक्शन में? बहुत बढ़िया। तो अडानी ने सोचा कि मैं ना सीमेंट खरीदूंगा, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए, सीमेंट खरीदूंगा सी पोर्ट के लिए। एक काम करता हूं कि जो सीमेंट है, जैसे एसीसी सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, इसने एसीसी सीमेंट में जा करके 25% का स्टेक ले लिया, ठीक है। अडानी ने एसीसी सीमेंट में गया, 25% का क्या ले लिया, उसका शेयर ले लिया, स्टेक मतलब उसका शेयर ले लिया। अब 25% का जब शेयर लिया हुआ तो अच्छा खासा पैसा दिया होगा। मान लो कि एसीसी ने कहा कि ठीक है हम 25% देंगे, लाओ 50,000 करोड़ रुपया लाओ, ठीक है, 50,000 करोड़ लाओ, हम तुमको 25% शेयर दे देंगे। तो एसीसी ने 25% शेयर दे दिया। अब सोचो, अब जितना भी एसीसी का सीमेंट बिकेगा, चाहे 1 बोरा बिके, चाहे 100 बोरा बिके, चाहे 1,00,000 बोरा बिके, उससे जनरेट होने वाला प्रॉफिट का 25% किसके पास आएगा? अडानी के पास। अब अडानी बना रहा है पोर्ट, अडानी बना रहा है एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इसमें लग रहा है सीमेंट, सीमेंट जा रहा है एसीसी से, यहां से पैसा अडानी का आ रहा है एसीसी में, और एसीसी का सीमेंट बेचने के बाद अडानी के पास आ रहा है प्रॉफिट 25% का। अडानी ने कुछ किया, बस पैसा देके शेयर खरीद लिया। सारा काम करेगी एसीसी सीमेंट, सीमेंट को बनाएगी, कंपनी में का ओनर्स जो वर्कर है उनको पैसा देगी, ठीक है, सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, सीमेंट का एडवर्टाइजमेंट करेगी, हर एक काम किसका? एसीसी का। बाद में साल के अंत में लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ किसके, उसका 25% किसके पास जाएगा? अडानी के पास। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर मान लो कि ये एसीसी सीमेंट ने 1,000 करोड़, क्या लिख दिया, 10,000, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो 1,000 करोड़ का अगर हम 25% निकाले तो कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का 25% कितना हो जाएगा? 250 करोड़, 250 करोड़। एक साल में अडानी के पास कितना आ गया? 250 करोड़। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से शेयर काम करता है। तो ये शेयर का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बिल्ड हुआ कि नहीं है अभी? ये मैंने कुछ नहीं बताया शेयर के बारे में, अभी जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूं तो शेयर किस तरीके से काम करता है, कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है?
हमने क्या पढ़ा आज? 3 कंपनी के बारे में। 3 टाइप की कंपनियां। कौन कौन से 3 टाइप की कंपनियां? प्रोपराइटर, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो भारत में टॉप 10 जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जैसे आनंद, ठीक है, हिंदुस्तान, कोका कोला, इंटरग्लोब, ये सब जैगुआर, ये सब प्राइवेट लिमिटेड है। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स हम नहीं खरीद सकते हैं, मतलब आम जनता नहीं खरीद सकती है। अगर तुम्हारे पास बहुत करोड़ों का पैसा है, जैसे मैंने बताया ना एसीसी सीमेंट वाला एग्जांपल दिया, तो तुम डायरेक्ट जा करके कंपनी के साथ डील करके वो उसके स्टेक ले सकते हो। लेकिन अगर चाहो कि एक आम पब्लिक घर पर बैठ करके कुछ हजार या लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन कंपनी का शेयर्स ले ले, तो इनका शेयर्स हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपनियां पब्लिक नहीं हुई है, लोगों के लिए ओपन नहीं हुई है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी को और पैसे की जरूरत होगी तो ये अपनी कंपनी को पब्लिक के लिए ओपन करेगा। ठीक है, अपनी कंपनी को पब्लिक के लिए ओपन करेगा और पहली बार जब आएगा और लोगों से कहेगा कि आप हमारा शेयर खरीदिए, तो लोगों के लिए एक इनिशिएट करेगा, कहेगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी वो पहली बार लोगों से पैसा मांगेगा। तो सबसे पहले वो लोगों, जितने भी भारत के लोग हैं, उनको कहेगा आइए आप हमारा स्टेक खरीदिए। और वो उसी को हम लोग कहते हैं कि कोई कंपनी क्या ला रही है, अपना IPO ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कई बार सुना होगा ना कि इस कंपनी का IPO आ रहा है, उस कंपनी का IPO आ रहा है। तो क्या यह IPO बार बार आता है? नहीं। जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने वाली होती है और उसे अधिक पैसे की जरूरत है, वो पैसा किससे लेना चाहती है? जनता से। तो वो ऑफर करती है कि जनता मेरा कुछ स्टेक खरीद ले, और जैसे ही जनता वो स्टेक खरीदती है, कुछ पैसे देती है, कंपनी के पास जाता है, वही कहलाता है IPO। उसके बाद जैसे ये IPO आ जाता है, 3 से 4 दिन के अंदर अब ये जो कंपनी रहेगी, मान लो कि आनंद ऑटोमोटिव है, ठीक है, इसको अगर पब्लिक बनना है तो ये पहले IPO लाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर ये स्टॉक एक्सचेंज, अभी मैं बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर रजिस्टर हो जाएगी। और जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाएगी तो लोग जो रहेंगे अब ये IPO इस कंपनी से न लेकर के इस स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना बेचना चालू करेंगे। बात समझ में आया? तो ये एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या फर्क होता है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स हम आम पब्लिक खरीद सकती है? नहीं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड जो कंपनियां होती है उनके शेयर्स आम पब्लिक खरीद सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसी भी कंपनियां हैं जो हैं तो पब्लिक लिमिटेड, लेकिन वो अभी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं तो उनके शेयर्स हम खरीद नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल में पतंजलि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 2000-3000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, उसमें कई लाखों लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, मतलब कि उसने पब्लिक के लिए अपना IPO नहीं लाया है। समझ में आ रहा है? और जो भी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, इन कंपनियों को अपना सारा का सारा डेटा एक जगह लिखना पड़ता है। ठीक है, सारा का सारा डेटा स्टॉक एक्सचेंज में देना पड़ता है। जैसे अगर पता करना है कि किस कंपनी में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, कहाँ हैं, तो एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल। ठीक है, मैं एक जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ, बाद में अभी सब अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे जैसे मनी कंट्रोल, यहाँ पर तुम्हें डालना है किसी भी कंपनी का सीधा नाम। जैसे मैंने लिखा टाटा मोटर्स, टाटा लिखा, आ गया ऊपर लिया है टाटा मोटर्स। अरे कहाँ चला गया? टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा से रिलेटेड सारी कंपनी आ जाएंगी। और जैसे ही मैंने टाटा मोटर्स डाला, यहाँ पर सारा का सारा डिटेल दे देगा कि टाटा की कल की जो स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ देख NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये
दुकानें हैं, अभी समझाऊंगा इन सब के बारे में, जैसे टर्मिनोलॉजी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाटा जो मोटर्स क्या लिखा है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, यहाँ हम इसके जो शेयर है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है ना कि 441.55 पर इसका जो शेयर है वो क्या हुआ था कल का। अब जैसे अभी तो कुछ आइडिया नहीं होगा कि शेयर मार्केट कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, तो उसमें अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा रहता है कि प्रीवियस डे में कितने पर जाकर के उसका शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, कितने पे खत्म हुई थी, सारा डेटा। जैसे यहाँ डे रेंज दिया है, कितना लो गया था, कितना हाई गया था, 52 वीक में, यानी कि एक साल में कितना लो हाई रहा होगा। ठीक है, इन सारा का सारा डेटा यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद अगर हमें और सब देखना रहेगा तो उस कंपनी के बारे में चार्ट हम यहाँ देख सकते हैं, पूरा का पूरा कैसा है इसके फ्लो का। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस वॉल्यूम उससे रिलेटेड न्यूज, ठीक है, उसमें डीलर कौन है, इनसाइडर कौन है, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर अभी बहुत सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा कि जैसे बोर्ड मीटिंग कब होती है, डिविडेंड्स कब कब जो कि डिवाइड होता है, कितना कितना बोनस कितनी बार कंपनी ने दिया, वो सारा का सारा यहाँ। ठीक है, फिर राइट्स क्या क्या है, एजीएम क्या है, एजीएम क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहती है कंपनी को पूरा डिस्प्ले करना पड़ता है। क्या एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको भी ये सारी सारी चीजें डिस्प्ले करनी पड़ती है? नहीं। क्या एक प्रोपराइटर वो डिस्प्ले करना पड़ता है? नहीं। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनका डिटेल हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर मिल जाता है। बात समझ में आई? तो ये समझ में आ गया ना? यहाँ सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, तो एक मनी कंट्रोल जो है ये साइट है, यहाँ पर जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लिस्टेड रहती हैं उनका सारा का सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी की सारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, क्रिप्टो के बारे में, मतलब एक बेहतरीन साइट है, इसका हम लोग साइट कैसे कैसे इस्तेमाल होता है वो सब सीखेंगे। ठीक है, आईपीओ वगैरह जैसे आता है यहाँ पर लिखा हुआ ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के बारे में मिल जाता है। हर एक चीज ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है सारा का सारा चीज यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारा डेटा पढ़ने आना चाहिए कि अच्छा इन सब का क्या मतलब है, मार्केट कैप का क्या मतलब है। ठीक है, सारा का सारा चीज सीखना पड़ता है क्या होता है, और जब एक बार ये समझ में आ जाएगा तब लगेगा कि हाँ स्टॉक एक्सचेंज में कुछ काम करने लायक है। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स के रिलेटेड क्या क्या न्यूज है, उसमें क्या उतार चढ़ाव हुए हैं, स्टॉक कितना हो रहा है क्या नहीं, सब यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और अगर हमें देखना रहेगा कि इसमें कितना कितना लोगों का स्टॉक है, जैसे आ जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो क्या है, शेयर होल्डिंग्स। ठीक है, शेयर होल्डिंग्स, तो यहाँ पे जैसे लिखा है प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कंपनी क्रिएट करने के लिए 4 लोग मिल करके कंपनी को क्रिएट किए होंगे, तो उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है, इनडायरेक्टली ओनर्स। ठीक है, तो ओनर्स का इसमें सबसे ज्यादा स्टेक किसका रहता है? ओनर्स का, जैसे 46% ओनर्स है। उसके बाद एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फिर डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक का कितना है, अदर्स का कितना है, तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर मिल जाता है पूरा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सारे की सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये कंपनी से समझ में आई क्या, कंपनी से किस तरीके से शेयर्स खरीदते हैं, और पहली बार कंपनी जब लिमिटेड बनती है तो आईपीओ क्या होता है। ठीक है, और कहाँ पर इन्हें, किस कंपनी को कहाँ पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ये सारा डेटा क्लियर है क्या? ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।